आ रहे हैं कि एक्चुअली परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है, ठीक है। परमाणु इंग्लिश में उसको एटम कहते हैं। ये क्या होता है, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि कोई जब बिल्डिंग बनती है तो उसमें दीवार बनती है, और दीवारों में क्या क्या होता है, कमरा और फिर और ज़्यादा कमरे, गैलरी वगैरह वगैरह, ठीक है, सभी कुछ होती है। अब इसमें इतनी बड़ी इमारत की जो बेसिक इकाई क्या है, बेसिक इकाई क्या है, एक ये सवाल पैदा होता है, ठीक है। अब जैसे जहाँ चींटियां रहती हैं उसको एंट हिल कहते हैं, बाम्बी। उसमें देखते हैं ना छोटे 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 मिट्टी के जर्रे आपको बाहर दिखाई देंगे, और बहुत सारे छेद होते हैं जमीन में, उसी में चींटियां रहती हैं। अब उसकी जो है, उसकी क्रिएटिव मेजरमेंट आप क्या ले सकते हैं, किस इकाई में नापेंगे कि 1000 कोई चीज यूनिट है तो एक बाम्बी बनेगी, या 10,000 समथिंग ऐसे। इसका अब इससे देखिए और भी, जो बाम्बी होती है होता क्या है, रेत का छोटा सा कण। इसी तरह से सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत छोटी से छोटी चीज है वो भी किसी और छोटी चीज से मिलकर बनी है, और यहाँ तक कि उसको छोटा करते चले जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा हमें दिखाई देना उसको, हम देख नहीं पाएंगे उसको, माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें कुछ बहुत अंदाजा होगा कि कितने छोटी कोई चीज हो सकती है, ठीक है। हम एक वर्ड कह सकते हैं इस बारे में श्योरिटी से, वो श्योरिटी ये है कि हर एक चीज जो द्रव्य है, द्रव्य द्रव्य कहते हैं मटेरियल को, मैटर को, एलिमेंट को, ठीक है, द्रव्य हिंदी में कहते हैं, मतलब सारे के सारा जो मैटर मौजूद है उसको बनाने वाली इकाई जो सब उसको बनाती है वो है परमाणु। परमाणु, एटम, ठीक है, परमाणु, एटम। चलिए अब बात करते हैं कि ये एटम कितने बड़े होते हैं, इसकी बात करते हैं। एटम के नाम से ही पता, हमें पता है कि बहुत छोटी चीज होती है। यहाँ पर बात इस टॉपिक पे चल रही है कि ये कितने छोटे हो सकते हैं, ठीक है। अब जिस चीज की भी हम अपनी सोच पैदा कर सकते हैं या जिससे कंपेयर कर सकते हैं, ये उससे भी छोटे होते हैं। जो भी चीज हमारे जहन में आ रही है, ठीक है, कि हम इससे इसको कंपेयर करें परमाणु को, तो हम ये पाएंगे कि ये उससे भी छोटे हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक करके रखिए, ठीक है, तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट, कागज की शीट जो है जितनी उसकी मोटाई होती है, उस मोटाई को बनाने के लिए लाखों परमाणु आपको चाहिए, ठीक। अब अगला पार्ट है, लाखों एटम मिलकर के कागज की चौड़ाई के बराबर हो पाएंगे, इतने छोटे होते हैं, इतने बड़े कह लिए। अब दूसरी चीज है परमाणु त्रिज्या, यानी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। और उसको अब क्योंकि हमने ये माना है, ये माना गया है कि परमाणु गोल होता है, सर्किल की तरह होता है, बॉल की तरह, ठीक है। अब जो भी चीज गोल है तो उसके अंदर रेडियस या त्रिज्या हुए बगैर तो वो गोल हो नहीं सकता। हम कैसे पता करेंगे कि कोई वृत्त कितना बड़ा है, कोई सर्कल कितना बड़ा है? सीधी बात है, हम उसकी रेडियस नाप लें, सेंटर से किसी एक पॉइंट जो उसकी गोलाई है, एंड है, उसको वहां तक एक लाइन खींच ले, उसको नाप लीजिए, इसको कहते हैं त्रिज्या। अब इसी तरह परमाणुओं को नापिए, तो परमाणु में एक नाभिक होता है, वहां से लेकर के जो आखिरी, कल हम लोगों ने बात की थी शेल्स, आखिरी जहां पर इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं उसके आखिरी शेल तक की दूरी नाप लीजिए, ये उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। इस एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर में नापते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, नैनोमीटर देख लीजिए, 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर के बराबर है, यानी 1/10⁻⁹
10 की घात 9, यानी 1 के साथ आप 1/1 और उसके साथ 9 जीरो फिट करिए, इतना छोटा होता है वो। सर वीडियो नहीं और दिख इसका कोई बात नहीं, जब ये रिकॉर्ड हो ही रहा सेशन, तो अगर जो भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है सब तो मैटर कोई सॉल्व हो ही जाएगा ना। 1 मीटर में 10 की घात 9 नैनोमीटर होते हैं। 10 की घात 9 अब आप जोड़ सकते हैं कितना होता है, 9 जीरो, यानी अब अगला हिसाब आगे चलते हैं, क्योंकि ये सब बहुत शॉर्ट चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं सापेक्ष आकार यानी कंपैरेटिव। अब हम ये देख रहे हैं कितना किसी एक चीज को हम मान लेते हैं कि जैसे मीटर नापा, अब हम ये देख रहे हैं कि मीटर के हिसाब से क्या नाप होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसकी नाप तो 10 की घात -10 मीटर, नैनोमीटर हुआ ना, 10 की घात 10 नैनोमीटर या 10 की घात -10 मीटर। और जो पानी का जो अणु है वो हाइड्रोजन से थोड़ा बड़ा होता है, 10 की घात -9। और हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है उसका जो परमाणु है वो 10 की घात -8। अब आप देखिए रेत की जो यानी बालू का जो एक जर्रा है वो 10 की घात -4 है। चींटी 10 की घात -3 होती है। और 10 की घात -1 ये है सेब। सेब तो देखा है सबने, 1/10 कर दीजिए, 0.1 मीटर उसकी त्रिज्या होती है लमसम। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी चीज को यानी परमाणु को हम कैसे नाप सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारी पूरी दुनिया ही परमाणुओं से बनी है, हम देखें या ना देख पाए उसे, ना देख पाए, लेकिन फिर भी हैं वो। ठीक है, अब कुछ चीजें यहाँ पर जानने वाली हैं। अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं, कुछ तत्व हैं, उनके जो परमाणु हैं यानी उनके एटॉम्स जो हैं, उनको मॉडर्न सिंबल उनके क्या लिए गए। डाल्टन सबसे पहले ऐसे थे जिन्होंने ये कोशिश करना शुरू की थी कि उस टाइम पे अलग अलग बहुत ज्यादा खोज हो रही थी चीजों की, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर इसको हमें समझना है तो इसके लिए कोई ना कोई सिंबल बना दिया जाए। जैसे इन्होंने बनाया गोले के अंदर डॉट थी, हाइड्रोजन वगैरह, ये एक सिस्टम उन्होंने सुझाया कि ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं थी, बाद में ठीक है। अब प्रारंभ में उन्हीं तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति, अब जहां से वो पाए गए थे वहां से पहले पहले तो नाम लिया। जैसे कॉपर था तो कॉपर है साइप्रस, साइप्रस एक कंट्री है, ठीक है, वहां पर कॉपर पाए गए, उसके नाम पर तांबे का नाम कॉपर रख दिया गया। और कुछ जो तत्व के नाम थे उनके अलग अलग कलर से ले लिया गया। जैसे गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस लेटर से ले लिया गया जिसका मतलब होता है पीला। ठीक है, लेकिन बाद में IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट का वो ऑर्गेनाइजेशन है जो तत्वों के नाम और प्रतीक और उनको कैसे नापा जाए इन सब चीज़ों का स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, और पूरे वर्ल्ड में वो स्वीकृत है, सब लोग उसको मानते हैं। अधिकतर ज्यादातर तत्व जो हैं उनके जो सिंबल हैं उनको उनके अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों से आप ले सकते हैं। ठीक है, किसी प्रतीक के पहले अक्षर को हमेशा, कोई भी सिंबल हो उसका पहला लेटर बड़ा कैपिटल होगा, जो सेकंड लेटर लेंगे वो छोटा होगा। जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन को तो H ही है, तो यहाँ पे कैपिटल H यहाँ पे लिखा होगा, हम समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन है। एल्यूमिनियम को AL, A कैपिटल, L स्मॉल। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप A और L दोनों को कैपिटल लें। अगर A और L दोनों कैपिटल लिखे आएंगे तो उसका मीनिंग अलग होगा। ठीक है, फिर कोबाल्ट इसी तरह। अब आगे देखते हैं, चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ तत्वों के, कुछ मैटर के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके प्रतीक दिए हैं। एल्यूमिनियम AL देख रहे हैं आप किस तरह लिखा है, आर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट। इसी तरह कॉपर, फ्लोरीन और गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयन, सीसा यानी प्लम्बम यानी लेड, मैग्नीशियम, नियॉन,
आपको चाहिए कि इसको आप नोट कर लें अपने पास और इनको जहां तक हो सके नामों को समझ लें, कई बार पढ़ लें, याद हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगली चीज पे आइए। ये तो हो गया उनको नाम कैसे रखेंगे। ठीक है, अब हम अगला हिस्सा क्या है, इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान कहते हैं मास को, मास, द्रव्य का मान, यानी कोई चीज बनी है तो उसमें, जैसे सोने का 1 ग्राम अगर आपने लिया तो 1 ग्राम क्या है, मतलब 1 ग्राम सोना कितने सोने से बना है, ये समझ लिए, इसको कहते हैं मास, द्रव्यमान। जो अब इसमें एक मेन बात क्या थी, जब डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत जो सामने रखा, उसके अंदर जो उसका बेस बनाया, वो उसके कितना, कोई चीज कितना भारी है ये लिया उन्होंने। जो डाल्टन का सिद्धांत था स्थिर अनुपात के नियम को, ठीक है, समझने के लिए बड़ा मददगार साबित हुआ। वो आगे आएगी चीज। ठीक है, अब आगे देखिए, क्योंकि परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना तो बहुत मुश्किल काम था, तो फिर क्या करा, रासायनिक संयोजन यानी केमिकल बॉन्डिंग के कुछ रूल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके, ठीक है, और उनके सापेक्ष यानी कंपैरेटिवली कोई चीज कैसी है ना, कंपैरेटिवली कैसी है उसको लिया गया, कितनी भारी है कोई चीज, किसके मुकाबले कितनी भारी वगैरह, इस तरह की चीजें ली गई। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें हम, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल लें तो इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दो चीजों से बना है। अब अगर जब इसको मतलब रिएक्शन करा गया तो ये पता गया चला कि 3 ग्राम कार्बन ले लिया और 4 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब ये कह सकते हैं कि कार्बन अपने 4 × 3, 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है, ठीक है, तो अब इसको और देख लीजिए और आगे चलिए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि परमाणु द्रव्यमान यानी मास, एटॉमिक मास हमने मान लिया कि कार्बन परमाणु के बराबर है, तो कार्बन को हम 1 यूनिट कहेंगे और ऑक्सीजन को ऑब्वियसली 1.33 कहेंगे, क्योंकि जब 4/3 जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.33 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से समझा गया। अब आप ये सोचिए कि परमाणु जो दिखाई नहीं देता उसका भार हम कैसे निकाल पाए, तो इसी तरह से कि बड़ी यूनिट्स में उसको कंबाइन किया गया, ठीक है, जोड़ा गया, बॉन्डिंग की गई, केमिकल नए नए बनाए गए, जब बना रहे थे तो हमने नापजोक की, उसके जरिए से अंदाजा लगाया गया। ठीक है, अब आगे चलिए। तो अगला हिस्सा जो है इसको भी छोड़ना बेहतर नहीं है, थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। अब 1961 में जो एटॉमिक मास को ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बना दिया गया। सबने बोला कि भाई कार्बन 12 के हिसाब से चीजों को नापा जाए। कार्बन 12 इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि कार्बन 13, कार्बन 14 ये भी उसके आइसोटोप होते, समस्थानिक होते हैं, इसलिए कार्बन 12 को माना गया कि कोई भी चीज कार्बन के समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को, यानी कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है, वो होता है 12। तो अगर किसी चीज को नापेंगे तो कार्बन के 1/12 से उसका कैलकुलेशन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कोई चीज कितनी कार्बन के मुकाबले भारी है या हल्की है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे काम। एक मान लीजिए कोई फ्रूट सेलर है और वो बगैर किसी स्टैंडर्ड के, स्टैंडर्ड को इसने नहीं लिया, किलो में नहीं तौल रहा है या ग्राम में नहीं तौल रहा है, ऐसे ही फल बेच रहा है। अब वो कहता है कि एक तरबूज लीजिए, ठीक है, एक तरबूज लिया उसने हाथ में, बोला इसका जो मास है, एटॉमिक मास है, इसका जो वजन है, मास है, वो 12 यूनिट है। एक तरबूज को लेके बोला कि भाई 12 यूनिट है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 12 यूनिट का मतलब 12 दूसरे फल जितना वजन रखेंगे उतना ये तरबूज वजन रखता है। अब क्या करेगा वो, तरबूज के 12 टुकड़े काट ले, ठीक है।
अब जब तरबूज के 12 टुकड़े काटे, उसके बाद तराजू में रख दीजिए, एक तरफ का तरबूज का एक हिस्सा रखा, उधर दूसरे फल का उसके हिसाब से नाप दिया हमने। अब जो अगर कोई फल तरबूज के एक टुकड़े के बराबर है तो हम कहेंगे ये 1 किलो है, मान लो 1 यूनिट है। अगर 2 टुकड़ों के बराबर है तो 2 यूनिट है, 12 टुकड़े के बराबर है तो 12 यूनिट है, सीधी बात। ठीक है। ये चीज अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। इसका मतलब ये है कि जितनी भी चीजें, इसी तरह जो केमिस्ट्री में हमने तत्वों को उनका मास नंबर या एटॉमिक मास ज्ञात करने के लिए परमाणु, कार्बन 12 परमाणु के जो भी द्रव्यमान होता है उसका 1/12वां भाग ले लिया, उसको मान लिया कि 1 यूनिट है। अब देखिए तो इससे क्या नतीजा निकला, जब इस कैटेगरी पे हमने तौला तो कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो आपके सामने दिए हुए हैं, इसको जरा समझ लीजिए। हाइड्रोजन, उसका परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट निकला, यानी कार्बन के 12 टुकड़े कर दिए, जो एक टुकड़े का वजन है वो हाइड्रोजन का वजन है। ठीक है। और ये इकाई इसकी क्या मानी गई, यूनिट, 1 यूनिट है। कार्बन की यूनिट, कार्बन खुद 12 यूनिट होता है, नाइट्रोजन 14, यानी नाइट्रोजन जो है वो कार्बन 12 का यानी 1 यूनिट, कार्बन के 12वें हिस्से का 14 टाइम्स है। ठीक है। कार्बन से कार्बन, इसको 14 यूनिट माना गया। कार्बन खुद 12 यूनिट होता है, नाइट्रोजन 14 यूनिट होता है, ऑक्सीजन 16 दिख रहा है आपको। क्लोरीन 35.5। हम इसको प्रैक्टिस में जब लेते हैं, केमिकल इक्वेशन में इस्तेमाल करेंगे जब, तो हम 35 ले लेते हैं सर। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि परमाणु यानी एटॉम रहते कैसे हैं, मतलब वो कैसे बरकरार रहेंगे। तो ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉम स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं रह पाते, तो फिर क्या करते हैं वो परमाणु क्या बनाएंगे, एटॉम क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएगा या फिर आयन बनाएगा। अब मॉलिक्यूल और आयन क्या है वो अभी आगे पढ़ते हैं हम। ये अणु और जो आयन है ये ज्यादा संख्या में ग्रुप बना लेते हैं, और बहुत सारा जब इसी तरह का ग्रुप मिल जाता है तब वो एलिमेंट हमें दिखाई देता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, अणु क्या है या मॉलिक्यूल क्या है। आमतौर पे अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। आमतौर पे मॉलिक्यूल जो है वो 2 या 2 से ज्यादा एटॉम्स का ग्रुप होता है, जो आपस में रासायनिक बंध या आप कह सकते हैं केमिकल बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ ये कहें, उनमें आपस में जुड़ने के लिए आकर्षण बल मौजूद होता है। ठीक है। अब अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में आप समझ सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में, जो आजादी से इंडिपेंडेंटली रह सके। ठीक है। या फिर जो उस यौगिक को सभी गुण धर्म उसको शो करे। एक ही तत्व के जो एटम्स हैं या अलग अलग, ठीक है, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, जो अभी हम अगली बुक में पढ़ेंगे कि वो रिएक्शंस क्या हैं। उनको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। उनके जरिए अणु बनाते हैं। अब इसको और डिटेल पढ़ते हैं जरा हम। अब किसी एलिमेंट के, किसी तत्व के अणु एक ही तरह के परमाणुओं द्वारा बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन का जो अणु है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं, इसीलिए उसको O2 लिखा जाता है। हाइड्रोजन को H2। जब उसके अणु की बात की जाएगी यानी मॉलिक्यूल की बात की जाएगी। ठीक है। अब आर्गन, हीलियम, इनमें क्या होता है, यहाँ तो एक ही परमाणु उनका इस लायक है कि वो अणु बना ले जाए, तो यहाँ पर उसके साथ 2 या 3 ऐसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब उदाहरण और देखिए, थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझ लीजिए। लेकिन ज्यादातर अधातु, अधातु कहते हैं नॉन मेटल,
उनमें ऐसा नहीं होता है। उदाहरण लीजिए, ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसीलिए इसे द्विपरमाणुक यानी बाय या डाई एटॉमिक O2 कहते हैं। ठीक है। अब अगर 2 की जगह पर 3 ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़ेंगे, 2 ना जुड़े 3 जुड़ जाएं, ये भी हो सकता है कि 3 इकट्ठा हो जाए, तो फिर क्या बनेगा? ओजोन। ओजोन का एक अणु हमें मिलेगा। अब कोई अणु जो है यानी कोई मॉलिक्यूल जो है वो उसको अणु बनाने में जितने परमाणुओं की जरूरत पड़ती है, किसी अणु को बनने में जितने एटॉम्स की या परमाणुओं की संख्या की जरूरत होती है, उसको हम परमाणुकता या एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी क्या है? किसी मॉलिक्यूल को बनने के लिए जितने एटॉम्स की जरूरत है वो उसकी एटॉमिसिटी या परमाणुकता कहलाती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो धातु अणु हैं यानी मेटल्स के जो मॉलिक्यूल हैं या कुछ और एलिमेंट्स हैं उनके जो अणु हैं, जैसे कि कार्बन के अणु, इनकी सरल संरचना, इनका जो मतलब आप डायग्राम बनाएंगे वो आसान नहीं है। क्यों? लेकिन उनके अणुओं में असीमित परमाणु यानी कार्बन के साथ जो उसके बहुत ज्यादा संख्या में दूसरे एलिमेंट्स मिल सकते हैं और नए नए अणु बना सकते हैं। सब में ऐसा नहीं होता, कुछ धातु अणु हैं और कुछ और इसके अलावा भी हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ गौर करते हैं कि परमाणुकता या एटॉमिसिटी का क्या मामला है। जैसे ये जो आपके सामने सारणी दी हुई है, लिस्ट दी हुई है, इसको जरा गौर करें। जो तत्वों के प्रकार हैं, अधातु धातु, 2 तरह के तत्व आपको नेचुरली मिलते हैं, या तो वो मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे। उनमें से कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं, अर्ध धातु कहते हैं जिसे। ठीक है, वो अलग एक चीज है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर अधातुओं की बात करें तो आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सब धातुएं नहीं है। तो आर्गन और हीलियम में इनकी परमाणुकता क्या है यानी एटॉमिसिटी क्या है? 1। एटॉमिसिटी 1 मतलब ही आर्गन का एक अणु जो है, एक मॉलिक्यूल जो है, उसके अंदर सिर्फ एक परमाणु की जरूरत है। हीलियम में भी ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये इतने को, इन सबको 2 एटॉम्स चाहिए एक मॉलिक्यूल। जब भी ऑक्सीजन एटॉम की बात करेंगे, क्लोरीन एटॉम की बात करेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इन सबकी एटॉमिसिटी 2 है, यानी परमाणुकता 2 है, यानी 2 अणु चाहिए इनका एक, 2 परमाणु चाहिए इनका एक अणु बनाने के लिए। अब फॉस्फोरस में तो 4 फॉस्फोरस के अणु चाहिए, उसका एक अणु बनाने के लिए 4 परमाणु चाहिए उसका एक अणु बनाने के लिए। सल्फर तो मल्टीपल चाहिए उसको, और भी ज्यादा। अब धातुओं की बात करें, जैसे सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सब में एक एक अणु, एक एक परमाणु की जरूरत होती है उनका अणु बनाने के लिए। अब आइए आगे से चलते हैं, कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे बनते हैं। कंपाउंड कब बनते हैं? जब अलग अलग एलिमेंट्स एक बराबर रेशियो में जुड़ते हैं तो क्या होता है? कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स के आगे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, देखिए। जैसे पानी है, जल है, जल किससे? H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब द्रव्यमान का अगर दोनों के मास का यानी वजन का हम रेशियो निकाले तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं 1:8 अनुपात में, द्रव्यमान के अनुपात में। अब इसी तरह अमोनिया NH3 कहलाती है, ये एक गैस है। इसमें क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, सॉरी, उस वाले में चलिए H2O की बात करें। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो
1 है, लेकिन H2O चाहिए, यानी 2 परमाणु हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, तो 2:16 हुआ। 2:16 को सरल कीजिए तो 1:8 बनेगा द्रव्यमान में दोनों के रेशियो। अब अमोनिया की बात करें NH3 की, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान N अकेला है 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, तो हम लिखेंगे 14, यानी नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 3 चाहिए, तो 14:3। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, CO2, कार्बन अकेला, ठीक है, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2 32 हो गए, कार्बन, अब इसको रेशो निकाल लीजिए आप। तो क्या बनेगा, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, वो अकेला रहेगा, और ऑक्सीजन 3 है, तो 3 का मतलब 16, 3 का मतलब क्या, सॉरी 2 है, तो ऑक्सीजन के 2 का मतलब क्या हो गया, 16 दूनी 32, तो 12/32, उसको सरल करेंगे तो 3:8 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम एक टॉपिक और इसमें क्लियर करना चाहते हैं, वो है आयन। ठीक है, बहुत जरूरी है समझना इसको। धातु और अधातु, यानी चाहे मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, ये जो यौगिक यानी कंपाउंड बनाते हैं वो आवेशित कणों से बने होते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिवली चार्ज होंगे। ऐसे मेटल या नॉन मेटल कंपाउंड्स जिनमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, उन कणों को हम कहते हैं आयन। आयन, आयन क्या है? आयन एक आवेशित परमाणु है, यानी या तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या एक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन कम है। वो अभी आपको और आगे समझ में आएगा। नेट आवेश कुछ ना कुछ मौजूद रहता है, प्लस में या माइनस में। ठीक है, यह ऋण आवेश या धन आवेश, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और अगर नेगेटिवली चार्ज आयन है तो उसको बोलेंगे एनायन, यहाँ पे लिखा हुआ है एनायन। ठीक है, ये देखिए एनायन। और जब सर मेरे को बहुत दिख रहा है। एनायन, दूसरा है जब पॉजिटिवली चार्ज होगा कोई भी यौगिक, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कैट आयन, कैट आयन। ठीक है, कैट आयन। अब एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, यानी आपके खाने वाला नमक ले लीजिए, तो उसमें NaCl, इसमें क्या है, धनात्मक सोडियम आयन है Na, और ऋणात्मक क्लोराइड आयन है। क्यों, ऐसे क्यों हुआ? Cl, इसमें क्या हुआ कि सोडियम की संयोजकता 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, जब दोनों मिलेंगे तो संयोजकता 1+ का मतलब है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने को तत्पर है, रेडी है, और क्लोराइड यानी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेने को रेडी है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकलेगा तो उसके ऊपर एक, यानी हम कहेंगे कि उसमें जो भी प्रोटॉन मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के मुकाबले 1 ज्यादा हो गया, और क्लोरीन में क्या हुआ, वो उसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम सोडियम आयन बन गया उसमें, और क्लोरीन आयन। ठीक है, अब जिन परमाणुओं पर नेट आवेश मौजूद हो उसे, ठीक है, परमाणु के वो समूह जिन पर कुछ नेट आवेश मौजूद हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। आयनों के बारे में अगले चैप्टर में और ज्यादा हम पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये जानना जरूरी है कि जब भी किसी मेटल, नॉन मेटल या उनके कंपाउंड्स में कोई नेट आवेश मौजूद होगा, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक, तो हम उसे आयन कहेंगे। ठीक है,